अपना जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्री, आज उसी को अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अपन ने इससे पहले जो लिखा हुआ है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, इससे पहले अपन ने पढ़ा था एक हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, जिसके अंदर अपन ने 5 मेथड्स पढ़े थे। स्पेसिफाइड पढ़ा था, लीफो पढ़ा था, फीफो पढ़ा था, वेटेड एवरेज पढ़ा था और सिंपल एवरेज पढ़ा था। ये हमने 5 आइटम यानी मेथड्स पढ़े थे। अब आज बात करते हैं जी नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के बारे में। तो इसमें दो मेथड्स अपन पढ़ेंगे, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। तो गाइस पहले अपन पढ़ते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो ध्यान देना कि रिटेल बिजनेस होता है ना, उसमें अपन इस मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे आइटम बहुत सारे होते हैं और हर एक आइटम की कॉस्ट को निकालना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। पहला कारण तो इसमें ये रहता है। और दूसरा यानी कि ये होता है कि जो कॉस्ट यानी जो आइटम्स होते हैं वो हमेशा क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। जो आइटम्स है हमारे रिटेल बिजनेस के अंदर वो चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन उनमें जो मार्जिन का जो रेशियो होता है वो सेम रहता है। तो इसलिए हम लोग वहां पे कौन सा मेथड यूज करते हैं, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, क्योंकि वहां पे हम और कोई मेथड को यूज नहीं कर सकते। तो अपन करेंगे एक एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ये आपको अच्छे से समझ में आएगा जब इसका अपन एक प्रैक्टिकल ले लेंगे। उसके बाद है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। गाइस इसको तो बहुत ही अच्छे से आप समझ लीजिए, यानी कि आप ये डेली रूटीन में भी हमारे आ चुका है। यानी कि ये मेथड तब यूज करते हैं जब किसी के आइटम्स में कंटीन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं, जब किसी आइटम की प्राइस में कंटीन्यूअसली क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसका एक एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, डीजल एंड पेट्रोल। यानी कि इनका जो डेली रूटीन में इनका क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट की अगर डेज की बात करते हैं, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हर डे क्या होता है, इसमें इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट होता है, लेकिन अभी ये क्या हो रहा है, केवल इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्रूड ऑयल के बारे में अपन बात कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड मैंने आपको समझा दिया है। अभी अपन इसका एक प्रैक्टिकल लेते हैं और भी ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है गाइस। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल। सबसे पहले बात करेंगे एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के बारे में। तो इसके बारे में पहले हम बात करेंगे, तो इसका एक प्रैक्टिकल लेंगे, उससे और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस जरा बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे कोई इलस्ट्रेशन नंबर जो आपको दिया हुआ है आपकी बुक में वो है 4.12 में, यानी 4.12 मॉड्यूल नंबर, पेज नंबर है मॉड्यूल का, और अपन इसे 5th दे रखा है। इसमें लिख रहा है मेसर्स एक्स एंड वाई इन द रिटेल बिजनेस। तीन व्यक्ति हैं, मतलब मेसर्स एक्स एंड वाई एंड जेड तीन है और उनका रिटेल बिजनेस है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। यानी हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है 31 मार्च 2016 की। तो गाइस इसमें लिखा हुआ है गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर से जो आया है, यानी फ्रॉम सप्लायर से जो आया हुआ है 50,75,000 का। ट्रेड डिस्काउंट इस पर 3% है और इसमें सेल्स टैक्स जो है वो 11% है। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमें दे रखे हैं, वो दे रखा है 87,500, ठीक है। और इसके बाद अपन को दे रखा है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर जो दे रखी है 22,45,000 दे रखी है। सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी जो हमको दे रखी है वो दे रखी है 2,35,000। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि अपन को ये सारा क्वेश्चन दे रखा है और हमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी हमसे पूछ रहा है कि आपको एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से क्लोजिंग इन्वेंटरी बतानी है, ठीक है। तो गाइस इसमें सबसे पहले एक चीज याद रखनी है, जो नीचे एक लाइन दे रखी है सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी, मतलब क्लोजिंग इन्वेंटरी की इन्होंने यहाँ पे सेल्स प्राइस दे रखी है और हमें निकालनी है जी कॉस्ट, ठीक है। यानी हमारे पास इन्वेंटरी तो गिवन है लेकिन वो सेल्स प्राइस पर गिवन है, तो हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे जी। अच्छा एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले जो सेल्स में से अगर मैं जीपी लेस करता हूं तो मेरा यहाँ पे सीओजीएस निकल के आती है, तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी सीओजीएस ही चाहिए उस क्लोजिंग इन्वेंटरी की। तो लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन होना चाहिए, जीपी। जीपी अपन निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास परचेज है, सेल्स है, अपने पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगी जी, यहाँ पे जीपी निकल के आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसमें नेक्स्ट इसका इलस्ट्रेशन, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस इसमें आप लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर का कॉलम, ठीक है, पर्टिकुलर कॉलम बना लेंगे, एक अमाउंट का कॉलम बना लेंगे और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यहां पर लिखेंगे कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ परचेज। तो कॉस्ट ऑफ परचेज के बारे में अपन बात कर चुके हैं, परचेज से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो सब ऐड होंगे और अगर कोई टैक्स वगैरह लगा है वो भी ऐड होगा और अगर कोई रिबेट डिस्काउंट वगैरह मिला है तो वो अपन लेस कर देंगे, ठीक है। तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, बात समझ में आ रही है, फ्रॉम सप्लायर। तो कितना आया जी यार 15,75,000 का, कितना जी 15,75,000 का। तो अभी हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें लेस कराएंगे सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है जी। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना परसेंट है जी, 3% दे रखा है। और कितना दे रखा है 3%, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 47,265, 47,265 ये अपना निकल के आएगा, ठीक है जी। उसके बाद अपन इसमें बैलेंस निकालेंगे, तो अपन माइनस करा लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कितना आएगा।
तो ये आएगा अपना 15,28,235। अब अपन इसमें ऐड करा देंगे कौन सा अपना जो चार्जेस दे रखा था, सेल्स टैक्स दे रखा था एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो लगे अपने, सेल्स टैक्स एट द रेट 11%, यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और सेल टैक्स जो लगा है वो लगा है 11%। इसका निकालेंगे तो 1,68,000 कितना आएगा जी 106 अपना आ जाएगा। और अपन इसको ऐड कराएंगे तो इसका जो आएगा वो आएगा 16,96,341। ठीक है गाइस, तो ये आ गया। उसके बाद इसमें सेल टैक्स के अलावा इसमें हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगा है, यानी कि सेल टैक्स 11% और ट्रेड डिस्काउंट 3% अपन ने कर दिया जो पहली लाइन में अपन को दे रखा है। उसके बाद अपन को इसमें दे रखा है जी, और नेक्स्ट स्टेप पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दे रखे हैं 87,500 की। तो अपन ने ऐड करा पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं लेकिन आप पूरा लिखेंगे। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अपना लगा 87,500 का। तो गाइस इसका अपन जो टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 17,83,841। तो ये अपनी आ गई कॉस्ट ऑफ परचेज। तो यानी कि हमने जितना भी इसमें टैक्सेस वगैरह थे वो सब ऐड कर दी, कॉस्ट ऑफ परचेज में सारे टैक्स ऐड हो गए हैं और जितने भी डिस्काउंट रिबेट वगैरह मिलता है वो अपन लेस कर देते हैं, तो अपना कॉस्ट ऑफ परचेज निकल के आ गया। तो आई होप कि आपको ये बात तो यहां तक तो समझ में आ गई होगी। अब गाइस बात कर लेते हैं सेल्स के बारे में। ठीक है गाइस, मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। तो ये अपना आ गया कॉस्ट ऑफ परचेज। अब उसके बारे में बात करते हैं अपन, सेल्स दे रखी है जो। अब सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेल्स भी दे रखी है और जो हमारे को क्लोजिंग इन्वेंटरी दे रखा है वो भी हमारे पास गिवन है, लेकिन उसमें एक दिक्कत है, एक लफड़ा है कि वो हमको सेलिंग प्राइस पर दे रखा और हमें क्लोजिंग स्टॉक जो चाहिए वो चाहिए स्टॉक, यानी किस पे, कॉस्ट पे। तो अपन क्या करेंगे, यहां पे दे रखी है अपन को सेल्स। ठीक है जी, सेल्स ठीक है, उसमें अपन ऐड कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, क्या कर लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक अपन इसमें ऐड कर लेंगे। तो सेल्स कितनी दे रखी है चेक कर लेते हैं जी। तो जो हमको दे रखा है वो दे रखी है 22,45,500 और क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस किस पे दे रखा है जी, एट सेलिंग प्राइस पे आना चाहिए, कॉस्ट पे। और ये दे रखा है अपन को 2,35,000। अगर अपन दोनों को ऐड कराएंगे तो ये आ जाएगा अपना 24,80,500। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये आएगा 24,80,500 आएगा। तो गाइस यही अपन का दे रखा है। अब अपन क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का अपन को पता है कि सेल्स में से COGS लेस कराएंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, क्योंकि और कोई जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह थे वो अपन सब ऐड कर लिए, COGS हो गया वो, या इसको अपन कॉस्ट ऑफ परचेज लिखेंगे, बात देखिए। तो सेल्स अपनी 24,80,500 लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी सेल्स प्राइस पे दे रखा था, वो भी हमने सेल मान ली, और ये हमने दे रखा है जी, इसको लेस कराएंगे, वो अपना कितना आएगा 17,83,841। तो इसको अपन जब लेस कराएंगे तो हमारा जीपी निकल के आएगा 6,96,659। ठीक है जी, ये अपना जीपी निकल के आ गया। सेल्स पे से COGS, यानी कि इसमें मैं लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, कॉस्ट ऑफ परचेज है ये जी। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि अपन जो COGS का फॉर्मूला होता है वो ओपनिंग स्टॉक इसमें था नहीं, प्लस परचेज अपन ऐड करी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर लिए, और माइनस अपन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो माइनस जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमको सेलिंग प्राइस पे दे रखा है, तो इसलिए हमने क्या करा है कि कॉस्ट, इधर आप COGS नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉस्ट ऑफ परचेज ही लेस कराएं, क्योंकि अपने पास इसमें COGS अपन ने नहीं लिखी, कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है जी, तो लेस करा दिया अपन ने कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, तो अपन का ये आ गया है जी 6,96,659। यहां पे COGS लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अपन इसको एज अ ट्रेडिंग की तरह कर रहे हैं, यानी बाई साइड अपने पास सेल्स होती है, बाई साइड क्लोजिंग स्टॉक वही रहा, यानी कि ये है, और जो टू साइड होती है वो अपन ने लिख दिया है, तो अपन ने टू साइड वाला ऐड करा तो दोबारा 17,83,841। तो अपना जो जीपी आया गाइस वो है 6,96,659। अब गाइस अपन को एक बात अच्छे से पता है कि जो जीपी का जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज में निकालने का, वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार जी। वो होता है अपना जीपी का, यानी कि जीपी इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स और इनटू 100। तो ये अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूं तो 6,96,659 अपॉन सेल्स की बात करूं तो 24,80,500 और इनटू 100 कराऊंगा तो ये आएगा 28.09%। कितना आएगा जी? 28.09%। बात समझ में आ रही है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट को परसेंटेज में निकाल लिया, सेल्स पर परसेंटेज इसका ले लिया, क्योंकि अब हमको क्या निकालना है, जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है ना जी, वो सेलिंग प्राइस पे दे रखी थी और हमें चाहिए कॉस्ट उसकी। तो लिखेंगे यहाँ पे
क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही थी इसमें 2,35,000, कितनी रखी थी इसमें 2,35,000, ठीक है। इसमें से लेस कराएंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तो जैसे हम इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कराएंगे एट द रेट 28.09%, तो ले लो 2,35,000 का 28.09%, तो अपना ये आ जाएगा 66,012 आ जाएगा, लेस कराएंगे तो 1,68,988 आ जाएगा। तो गाइस ये आ रहा है इसका कॉस्ट, यानी कि हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी थी, हमने क्लोजिंग इन्वेंटरी से कॉस्ट निकाली है, सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग इन्वेंटरी 2,35,000 लेस करा दिया इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट, तो अपना क्या 1,68,988। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस क्वेश्चन में, अपन ने नॉर्मल करा था, बस यहां पे हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी गिवन थी लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस दे रखी, तो अब सेलिंग प्राइस दे रखी, हमें चाहिए कॉस्ट, तो अपन ने क्या करा सबसे पहले जीपी निकाला, जीपी निकालने का उसका सेल्स में परसेंटेज ले लिया, ये आ गया जी, और अपन ने फिर उसको लेस करा दिया, तो इसका आंसर आ गया 1,68,988। आई होप कि आपको यहां तक ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है गाइस। तो गाइस अब बात करते हैं अपन इलेक्शन नंबर नेक्स्ट की, ठीक है। इलेक्शन नंबर जो नेक्स्ट अपन को दे रखा है वो है 6, ठीक है जी। तो वो अपना पेज नंबर 4.13 से स्टार्टिंग है, लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी यूजिंग द एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से अपन को ये निकालना है, ठीक है जी। तो चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है अपना, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं है इस वाले मेथड के अंदर, ठीक है गाइस। तो बात इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं अपन, और ये भी आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें लिखा हुआ है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है 2 लाख, ठीक है जी। सेल्स अपन को जो दे रखी है 2 लाख दे रखी है, कोई बात नहीं है जी। और अपन को जो कॉस्ट ऑफ परचेज दे रखी है वो 2 लाख दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंटरी निल है, क्लोजिंग इन्वेंटरी एट सेलिंग प्राइस, यहां पे भी ऐड करना पड़ेगा क्लोजिंग इन्वेंटरी, बात समझ में, क्योंकि वो भी सेलिंग प्राइस पे अपन को दे रखी है। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी एट सेलिंग प्राइस, ठीक है जी, एट सेलिंग प्राइस। तो एट सेलिंग प्राइस पे जो हमको दे रखी है तो वो अपन लिख लेते हैं 50,000 दे रखी है, तो जो टोटल सेल हमने मान ली है वो 2,50,000 दे रखी है, बात समझ में आ रही है। इसमें से लेस करा देंगे अपन कॉस्ट ऑफ परचेज, जैसे कि अपन ने पहले कराया था। तो कॉस्ट ऑफ परचेज जो आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2 लाख दे रखी है, तो 2 लाख लिख दिया जी अपन ने, अपना आ गया जी 50,000, ये क्या आ गया जी अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। परसेंटेज ले लेते, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में कितनी आएगी, तो अपन को पता है 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल जो अपनी टोटल 2.5 लाख की लेंगे अपन, 2,50,000 into 100 कराएंगे तो अपना ये कितना परसेंट आ जाएगा जी 20% आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, हमें कॉस्ट पे चाहिए तो अपन निकाल लेंगे जी कॉस्ट पे भी। तो वो कैसे निकालेंगे, अपन बोलते हैं 50,000 दे रखा है, 50,000 में से 50,000 का कितना परसेंट लेस करेंगे 20%, यानी कि 10,000, तो कितना निकल के आ जाएगा जी 40,000। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी एट सेलिंग प्राइस ऐड करा 2.5 लाख, लेस करा कॉस्ट ऑफ परचेज, जीपी निकल गया 50,000, जीपी परसेंटेज ले लिए 50 अपॉन 2.5 लाख इनटू 100 करेंगे 20% आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्लोजिंग स्टॉक का अपन ने निकाल लिया 50,000 में से 20% निकाल दिया, 50,000 into 20% 10,000 लेस कराया 40,000 अपना आ गया। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, कोई इतना कठिन नहीं है ये क्वेश्चन। उसके बाद जी आगे स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड दे रखा है जिसका कोई क्वेश्चन नहीं है। अब बात करते हैं जी इन्वेंटरी स्टैकिंग के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अब बात समझते हैं इन्वेंटरी टेकिंग, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप समझेंगे, ठीक है, इन्वेंटरी टेकिंग को। तो गाइस ऐसा है, इन्वेंटरी टेकिंग के बारे में समझते हैं। इन्वेंटरी टेकिंग, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है टॉपिक, इसको जरा ध्यान से समझते हैं। ये गाइस इन्वेंटरी टेकिंग क्या है वो जरा ध्यान समझेंगे। अपन को पता है कि अपन जब भी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं वो 31st मार्च यानी जो ईयर का जो भी डेट एंड होती है अपन करते हैं, यानी कि अपना का जो सेशन है वो 1 अप्रैल से लगाते हैं, और ठीक है अपना जो क्लोज होता है वो 31/3 पर क्लोज हो जाता है, ठीक है। ईयर में लिख नहीं रहा, कोई जरूरत नहीं है उसकी, पर मैं डेट आपको समझा रहा हूं। 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, 31 मार्च को अपना ईयर एंडेड हो जाता है। तो अपन इस डेट को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, बात समझ में आ रही है क्या, क्या करते हैं जी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है
कि हम इसको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 31 मार्च को ना करके थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि ईयर एंडेड होने वाला होता है तो हम उससे पहले करते हैं। मान के चलते 25-26 में ये आपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर लिया 25-26 मार्च में, बात समझ में आ रही है? तो क्लोजिंग स्टॉक का आपने वैल्यूएशन कर दिया, तो उसके बाद अभी मान के चलते 27 से लेके 31 मार्च तक हमारे पास अभी ये दिन है। इस दिन में हमारे पास परचेज होगी, सेल्स होगी, ठीक है, तो और परचेज रिटर्न हो सकती है, सेल्स रिटर्न हो सकती है। तो हम इन दिनों का क्या करते हैं, एडजस्टमेंट कराते हैं। क्या कराते हैं जी? एडजस्टमेंट, ठीक है। और एडजस्टमेंट कराते हैं और यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज होता है, यानी कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल जो भी होता है उसमें व्हिचएवर इज लोअर पे अपन इसका वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो 27 से लेकर 31 मार्च तक का जो एडजस्टमेंट हम कराते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग 31 मार्च की जो एक्चुअल इन्वेंट्री है वो हमारे पास आ जाती है, क्योंकि हमने जो इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन किया था वो 25-26 मार्च में कर लिया। अब उसके बाद भी तो जो दिन बच रहे हैं, यानी कि उसमें हमारी सेल्स होगी, परचेस हो सकती है, परचेस रिटर्न हो सकती है, सेल्स रिटर्न हो सकती है, तो उसका एडजस्टमेंट हम कराते हैं। अब ये वर्ड आपको ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी इसका एक और दूसरा मेथड और समझते हैं इसी के अंदर, तो उससे आपको ये एडजस्टमेंट मेथड अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आप ये समझ लें 27 से 31 मार्च के बीच जो भी ट्रांजैक्शन होंगे हम उसका एडलेस कराने का, उसका एडजस्टमेंट कराते हैं, उसे एडलेस बोलेंगे, एडजस्टमेंट हो जाएगा और अपन 31 मार्च की क्लोजिंग इन्वेंटरी को हम ले आएंगे। लेकिन ये सारा काम किस पे होगा जी? कॉस्ट पे। तो अपन बता दिए दोनों चीजें हुई, दोनों में से जो भी व्हिचएवर इज लोअर होगा उसका अपन इस पे करेंगे एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट के बारे में समझते हैं गाइस, ठीक है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण यानी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इन्वेंट्री। तो गाइस इसमें अपन ने एक ईयर ले रहे हैं और ये उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि 1 अप्रैल 20 में एक ईयर ले रहा हूं और ये जो क्लोज होगा, मान के चलते 19 ले लेते हैं और क्लोज होगा 31 मार्च 20 को, ठीक है। तो यानी कि हमें जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है वो यहाँ पे करना है, बात समझ में आ रही है ना? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अपन एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं, लेकिन ये कुछ कारण रहे, कुछ रीजन रहे कि ये 31 मार्च 20 को हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं हो पाया और ये वैल्यूएशन जो हमारा जो हुआ है वो हमारा हुआ है मान के चलते 12 अप्रैल 20 को, बात समझ में आ रही है? यानी 12 अप्रैल 20 को हमारा एक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इस डेट पे हो गया, ठीक है। अब कुछ रीजन रहे होंगे वो अपन को नहीं मालूम, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करा, बात समझ में आ रही है? यानी कि 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों से 12 अप्रैल को हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, जबकि हमको चाहिए कब? 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक हमें चाहिए। तो हमें यही निकाल के लेके आना है, तो उसको जरा ढंग से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस यहां 31 मार्च से लेके और 12 अप्रैल तक हमारे कुछ एडजस्टमेंट, कुछ ट्रांजैक्शन रहे होंगे। क्या रहे होंगे गाइस? ट्रांजैक्शन। और उन ट्रांजैक्शन का हम लोगों को क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है और हम लेके आ जाएंगे अपना क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2020 का। बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से समझना, मैं आपसे बोल रहा हूं कि 12 तारीख यानी कि हमारे पास 12 अप्रैल 20 का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक यानी कि हमने क्लोजिंग इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करा, ठीक है, 12 अप्रैल को। हमें चाहिए 31 मार्च। अब देखो ध्यान से समझना, इस डेट से लेके अगर इस डेट के बीच अगर मैंने कोई परचेस करी हुई, ध्यान से जरा समझना, यानी 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के बीच कुछ अगर हमने परचेस करी है तो मेरा स्टॉक क्या हुआ होगा? इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि परचेस करने से स्टॉक इंक्रीज होता है और सेल्स करने से स्टॉक डिक्रीज होता है। तो इंक्रीज हुआ होगा, तो इंक्रीज हुआ होगा तो यानी कि स्टॉक यहाँ पे ज्यादा आ रहा होगा, हमें वापस इधर ही जाना है, तो हम लोग लेस कर देंगे इसमें से परचेज। बात समझ में आ रही है क्या? परचेज में से लेस कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर यहां से लेके यहां के बीच में अगर परचेज रिटर्न हुई होगी, क्योंकि परचेज रिटर्न का मतलब होता है हमने माल किसी को लौटा दिया, सप्लायर को वापस रिटर्न कर दिया, तो हमारा स्टॉक क्या हुआ होगा जी? कम हुआ होगा। तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे परचेज रिटर्न को। बात समझ में आ रही है? परचेज रिटर्न को क्या कर लेंगे जी? ऐड कर लेंगे। जब परचेज करेंगे स्टॉक इंक्रीज हुआ होगा, हमें यहाँ पे वापस जाना, तो इधर जब इंक्रीज हुआ होगा तो हम वापस जाएंगे तो माइनस करेंगे। जब हमने रिटर्न करी होगी इस डेट के बीच में रिटर्न, तो हमारा स्टॉक कम हुआ होगा, तो हमें स्टॉक को वापस से ऐड करना है, क्योंकि हमें वापस से कहां पे पहुंचना है? यहाँ पे। यानी जो चीज हमने यहाँ पे प्लस करी वो सब माइनस और जो यहाँ पे माइनस करी वो सब कुछ प्लस करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे गए जस्ट रिवर्स हम वैसे पीछे आएंगे। अब बात कर लेते हैं सेल की। 31 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में अगर हमने सेल करी होगी तो हमारा स्टॉक क्या हुआ होगा जी? डिक्रीज हुआ होगा, तो हमें वापस से ऐड करनी है सेल। बात समझ में आ रही है क्या? सेल को अपन वापस से ऐड कर लेंगे, लेकिन सेल को बात हमेशा याद रखनी है, सारा काम एट कॉस्ट पे होगा। यानी सेल की जो कॉस्ट निकालेगी उसकी कॉस्ट क्या थी, क्योंकि हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक की यानी क्लोजिंग इन्वेंटरी का हमें क्या करना है? वैल्यूएशन। और ये हमेशा किस पर होता है जी? कॉस्ट पे होता है। तो सेल्स जो की वो एट कॉस्ट पर हम उसको ऐड कर लेंगे।
अब इधर से और इधर के बीच यानी 1 अप्रैल से लेके और 12 अप्रैल के बीच अगर हमने सेल्स रिटर्न करी होगी, सेल्स रिटर्न यानी हमारे पास सेल्स रिटर्न आई है, तो इसका मतलब हमारा स्टॉक क्या हुआ होगा जी, इंक्रीज हुआ होगा। तो हमें यहाँ पे लेस कराना है यानी कि सेल्स रिटर्न। ठीक है, बात समझ में आ रही है, वो भी एट कॉस्ट। बात समझ में आ रही है गाइस? तो यानी कि हमें परचेज ऐड करानी है, परचेज रिटर्न अपन लोग ऐड कराएंगे और ऐड कराएंगे सेल्स और लेस कराएंगे सेल्स रिटर्न। यानी परचेज लेस हो जाएगी, परचेज रिटर्न अपना ऐड हो जाएगा और सेल्स अपनी क्या हो जाएगी, ऐड, और लेस हो जाएगा जी सेल्स रिटर्न। क्योंकि परचेज करने से हमारा स्टॉक इंक्रीज हुआ है तो हमें वापस से माइनस करना है, हमें नीचे जाना है, यानी कि हमें 31st मार्च पे जाना है। परचेज रिटर्न करी होगी तो हमारा स्टॉक कम हुआ होगा तो हमें वापस से हमें वही जगह जाना है, तो हम क्या कर लेंगे, परचेज रिटर्न को ऐड कर लेंगे। ठीक है, सेल्स करने से हमारा स्टॉक डिक्रीज हुआ होगा तो हमें सेल्स वापस से ऐड करनी है, ठीक है, एट कॉस्ट पे। और सेल्स रिटर्न करने से हमारी क्या हुई होगी, सेल्स रिटर्न करने से हमारी इन्वेंटरी यानी हमारा जो स्टॉक है वो इंक्रीज हुआ होगा तो हमें वो लेस कराना है सेल्स रिटर्न। यानी कि इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ ना, वो जो वर्ड लिया था हमने यूज एडजस्टमेंट, वो यही एडजस्टमेंट है कि हम ये सारे काम करेंगे। तो भाई इसको आप जरा समझ लें, और ये सारा काम किस पर होगा, एट कॉस्ट पर। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, एट कॉस्ट पर ये होगा। तो ये मैंने यहाँ पे जो सेल्स के आगे भी एट कॉस्ट लिख दिया, सेल्स रिटर्न के आगे भी एट कॉस्ट, क्योंकि सेल्स को हम कभी भी एट कॉस्ट पर नहीं करते, उसमें हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है, प्रॉफिट ऐड होता है, उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे जी, लेस कराएंगे और कॉस्ट पे लेके आएंगे और उसको ऐड लेस कराएंगे। तो आई होप कि आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ रही होगी। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े थे ना, वैसे वैसे हमें रिवर्स चलना है और हम अपने 31 मार्च के क्लोजिंग स्टॉक पर आ जाएंगे। भाई हमें परचेज करी तो हमारा स्टॉक बढ़ा होगा, हमें स्टॉक बढ़ाना नहीं है, मतलब वापस जा रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। रिटर्न करने से बात तो समझ में आ रही है, रिटर्न करने से हमें क्या होगा, स्टॉक हमारा कम हुआ होगा, हम वापस उसको ऐड कर देंगे। सेल्स करने से हमारा स्टॉक कम हुआ होगा, हम वापस से ऐड कर देंगे एट कॉस्ट पे। और सेल्स रिटर्न कर आने से हमारा स्टॉक इंक्रीज हुआ होगा, हम उसे लेस कर देंगे एट कॉस्ट पे, तो हम पहुंच जाएंगे जी कहां पे, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2020। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो इसका एक एग्जांपल अपन और लेते हैं और उसको भी अच्छे से आप समझ में आएगा आपको। ठीक है गाइस, तो ये था अपना ये फॉर्मेट, एक तरीके से मैंने आपको सिंपल वे में आपको समझाया है। अब इसका अपन ले रहे हैं एक इलस्ट्रेशन। ठीक है गाइस, तो उस इलस्ट्रेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है तो बहुत ही इजी वे में वो आपको समझ में आने वाला है। ठीक है ना गाइस, तो वो बहुत ही सिंपल तरीके से अपन उसको करेंगे। तो ये जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है ना जी, ये भी प्रैक्टिकल के साथ क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो आप अपने इलस्ट्रेशन निकालेंगे, मॉड्यूल खोलेंगे और मॉड्यूल में ये दे रखा है जी इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी 31 मार्च 2017। 1 अप्रैल को अपन की इन्वेंटरी दे रखी है, परचेज दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल चार्जेस दे रखे हैं, सेल्स दे रखी है। और एट द टाइम ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी यानी 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016, तो उसमें लिखा हुआ है कि 17,500 एज अ रिटर्न ऑफ करा पर्टिकुलर आइटम का, और उसकी ओरिजिनली परचेज थी 50,000। मतलब कि 31 मार्च 2016 को कोई भी आपने कोई एक वैल्यू थी 17,500 की, वो रिटर्न ऑफ कर दी है, जबकि उसकी ओरिजिनली कॉस्ट जो हमने ओरिजिनली वो परचेज किया था ना जी 50,000 में किया था। कह सकते हैं कि कोई 50,000 का जो गुड्स था वो एबनॉर्मल हो गया, वो खराब हो गया, तो आपने केवल 17,500 ही रिटर्न ऑफ करे, जो कि आपने करे गलत। क्यों? 50,000 का अगर पूरा गुड्स एबनॉर्मल है तो आपको पूरा 50,000 करना पड़ेगा, क्योंकि एबनॉर्मल और नॉर्मल दो टाइप के गुड्स होते हैं। एबनॉर्मल गुड्स की कैलकुलेशन अलग होगी और नॉर्मल गुड्स की कैलकुलेशन अलग होगी। बात समझ में आ रही है गाइस? यहाँ पे दो वर्ड निकल के आएंगे, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। तो कोई गुड्स था जिसकी ओरिजिनली कॉस्ट जो थी वो परचेज हमने करी थी 50,000 में, खराब हो गया, मान के चलो कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आ गई और हमने उसे केवल रिटर्न ऑफ किया 17,500, हमने किया गलत। हमें पूरा का पूरा 50,000 रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हम नॉर्मल गुड्स की कैलकुलेशन अलग करते हैं और एबनॉर्मल गुड्स की कैलकुलेशन अलग करते हैं। आने वाले आप जब आगे बढ़ोगे, इंटरमीडिएट वगैरह में पढ़ोगे, तो वहां पे ये पूरा डिस्क्राइब वे में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद आगे लिखा हुआ है, और जो 50,000 का जो हमारा एबनॉर्मल गुड्स था उसकी सेल भी हमने 45,000 में करी, तो इसका मतलब एबनॉर्मल गुड्स की जब कैलकुलेशन अलग कर रहे हैं तो उसकी परचेज अलग हो जाएगी और सेल्स भी हम उसको अलग कर देंगे। ये लिखा हुआ है वेयरिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू आइटम द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 20% हमको ये दिया हुआ है। तो गाइस ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से, इसमें ऐसा कोई खास नहीं है, नॉर्मल अपन देखो 31 मार्च 16 की बात करूं तो 31 मार्च 16 की बात करूं तो ये इस समय का क्लोजिंग स्टॉक है, तो लेकिन 1 अप्रैल 16 का क्या होगा जी, ओपनिंग स्टॉक होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस डेट की बात चल रही थी, तो ये ओपनिंग स्टॉक इसका हो जाएगा। अब अपन को कितना दे रखा है जरा देखते हैं। 31 मार्च यानी कि 1 अप्रैल 16 का जो दे रखा है वो दे रखा 1,42,500, यानी कि हमको जो दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी, मैं रफली कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं ओपनिंग स्टॉक जो है
वो दे रखा है अपन को 1,42,000, कितना दे रखा है जी 500 दे रखा है, ठीक है। इसमें से हम लोग लेस कराएंगे, लेस, ठीक है, और वो भी कौन सा एबनॉर्मल, वो और उसकी वैल्यू कितनी थी जरा जाके चेक करेंगे। तो अपन इसमें से लेस कराएंगे एबनॉर्मल स्टॉक, ठीक है जी, एबनॉर्मल स्टॉक। हमें पता है कि हमने 50,000 का था और हमने केवल कितना लेस करा सकता है 17,500, तो अभी कितना 32,500 और लेस कराएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? 32,500 और लेस कराएंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1,10,000। अब ये हमारा एकदम सही सही ओपनिंग स्टॉक आ गया। बात समझ में आ रही है क्या? एबनॉर्मल मैंने लेस कर दिया क्योंकि एबनॉर्मल की कैलकुलेशन होती है अलग, ठीक है। तो ये अपना आ गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद अपन को परचेज दे रखी है और परचेज कितनी दे रखी है 7,62,500, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे, ये भी ट्रेडिंग का आइटम है, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, फाइनेंशियल, क्योंकि ये सारे के सारे खर्चे कौन से हैं P&L के। और हमें जो ओपनिंग यानी क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा आता है वो कहां से आता है जी? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो गाइस इस वाले क्वेश्चन को अपना ट्रेडिंग अकाउंट से भी कर सकते हैं, तो नॉर्मल भी ये भी हो जाएगा। परचेज दे रखा है, उसके बाद हमें परचेज कितनी दे रखी है 7,62,500 हमें परचेज दे रखी है, तो अपन इसमें ऐड करा लेंगे परचेज। बात समझ में आ रही है क्या? इसमें ऐड कराएंगे परचेज 7,62,500 अपन ने इसमें परचेज कराई, तो परचेज ऐड करने करा लिया और एक अपन इसमें ऐड कराएंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे किसके ट्रेडिंग के डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, तो 1 लाख। और बाकी के तीनों खर्चे नहीं आएंगे, वो भी आपको पता ही है, ना तो इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस आएगा, ना इसमें एडमिनिस्ट्रेशन आएंगे और ना हमारे फाइनेंशियल चार्जेस आएंगे, क्योंकि तीनों के तीनों आइटम कहां के जी? P&L के, ठीक है। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो दे रखा है वो दे रखा है 1,50,000, ठीक है जी। और ऐड कराएंगे तो इसका जो टोटल है वो आएगा 10,22,500। बात समझ में आ रही है गाइस? 10,22,500 आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। इसमें अपन ने कॉस्ट ऑफ परचेज भी ले लिया है, इसमें ओपनिंग स्टॉक ले लिया, तो टोटल अपना जो एक्सपेंसेस यानी कि जो टोटल खर्चा है वो आ गया 10,22,500, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको यहां तक तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अपना ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना चाहते तो वो भी आ जाएगा, लेकिन अभी आप यहां तक समझेंगे 10,22,500 आ गया। ओपनिंग स्टॉक में से एबनॉर्मल स्टॉक लेस करा दिया, परचेज में ऐड करा दी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में ऐड करा दिया, तो 10,22,500 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सेल्स के बारे में, तो सेल्स कितनी दे रखी है वो भी चेक कर लेते हैं जी। तो सेल्स अपन को जो दे रखी है वो दे रखी है अपन को 12,45,000 सेल्स, 12,45,000। इसमें से लेस कराएंगे एबनॉर्मल सेल, एबनॉर्मल सेल जो 50,000 का जो एबनॉर्मल था उसकी सेल इन्होंने 45,000 में करी, तो मैंने बताया कि एबनॉर्मल का अलग से अपन करते हैं, तो उसका आ गया जी 12 लाख हमारा आ गया। बात समझ में आ रही है? अब मुझे COGS निकालनी, क्या निकालनी है जी? COGS। तो COGS का फॉर्मूला अपन को पता है सेल्स माइनस जीपी होता है, ठीक है। सेल्स दे रखी है अपन को 12 लाख, ठीक है जी। और ग्रॉस प्रॉफिट जो अपन का दे रखा है वो अपन को क्वेश्चन में गिवन है, कितना परसेंटेज है? 20%। बात समझ में आ रही है? 20% दे रखा है, तो यानी 12 लाख का 20% 2,40,000 होगा, तो 12 लाख माइनस 2,40,000 करेंगे तो 9,60,000 आपका COGS आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? जो गुड्स आपने सेल कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है जी? 9,60,000 आ रही है। तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि 9,60,000 इसकी कॉस्ट आ रही है, ठीक है गाइस। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन COGS, अपन ने 9,60,000 लेस करा दिया है। अब अपन इसमें से सेल्स वाला जो अपन ने निकाला था अभी वो 10,22,500 उसमें से अपन इसको लेस कराएंगे और आंसर अपना आ जाएगा, क्योंकि मतलब क्लोजिंग स्टॉक का क्या करना है जी? वैल्यूएशन करना है। बस आपको एक चीज में मोस्ट थी वो ये था कि एबनॉर्मल की परचेज अलग रहेगी, उसको अलग करेंगे, और एबनॉर्मल की सेल का वैल्यूएशन अलग होगा नॉर्मल सेल से, ठीक है। तो चलते हैं जी अब आगे। तो अपना आ गया कितना? 9,60,000। तो अपन निकालेंगे इसमें क्लोजिंग इन्वेंटरी, ठीक है जी। क्या निकालेंगे जी? क्लोजिंग इन्वेंटरी कौन सी? 31 मार्च 17 की। तो अपन क्या करेंगे 10,22,500 में से 9,60,000 लेस करा देंगे, तो अपना निकल के आएगा आंसर कितना आएगा जी? 10,22,500 में से 9,60,000 तो 62,500 ये निकल के आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कि अपन ने क्या करा, जो परचेज थी और जो ओपनिंग स्टॉक था उसको ऐड करा, और जो उसी में से अपन ने उसकी COGS को लेस करा, यानी जो गुड्स अपन ने सेल करा था उसकी COGS लेस करा दी, COGS कॉस्ट में से कॉस्ट लेस हो गई, तो हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया। बात समझ में आ गई गाइस, क्योंकि अपन ने इसमें 20% जीपी लेस करा दिया है,
नॉर्मल सेल ले ली थी क्योंकि 12,45,000 थी, 45,000 एबनॉर्मल की थी, नीचे दिया हुआ था कि 50,000 का एबनॉर्मल परचेज थी जिसका रिटर्न ऑफ 17,500 आपने कर रखा था ऑलरेडी, तो हमने 32,500 और लेस करा दिया, 50,000 कंप्लीटली अलग और वो 50,000 का जो गुड्स था वो सोल्ड कर दिया आपने 45,000 में, तो मैंने सेल्स में से 45,000 लेस करा दिए, कंप्लीटली वो भी अपन ने अलग कर दी और उसके अपन ने निकाल ली कॉस्ट, क्योंकि जीपी क्वेश्चन में गिवन था 20%, तो लेस करा तो सीओजीएस कॉस्ट में से इसको इतनी कॉस्ट का अपने पास टोटल गुड्स था, इतनी कॉस्ट का अपन ने सेल कर दिया, तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है वो 62,500 बच रहा था। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है गाइस। अब अपन चलते हैं जी नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट जरा देख लेते हैं कि वो नेक्स्ट का क्या दिया हुआ है, उसको भी थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन दे रखा है जी वो है अपना इलस्ट्रेशन नंबर 8, लिखा हुआ एक ट्रेडर था जिसका प्रीपेड वाइज अकाउंट 31 मार्च ईच ईयर को करता है, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन थे उसके, तो नो इन्वेंटरी टेकिंग कुड बी पॉसिबल 15 अप्रैल 2007, मतलब 15 अप्रैल तक तो कोई पॉसिबल ही नहीं था। डेट तक टोटल मतलब क्लोजिंग इन्वेंटरी का वैल्यूएशन नहीं कर पाया, वो 31 मार्च को कुछ उसके अनअवॉइडेबल रीजन रहे और ये जो था 15 अप्रैल तक नहीं हो पाया, पॉसिबल नहीं था। व्हिच डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन द गोडाउन केम टू 5 लाख, यानी इसने देखा कि 15 अप्रैल को जो इसके गुड्स एंड गोडाउन में था, यानी कि अपन मैं बात करूं क्लोजिंग इन्वेंटरी क्या थी, क्लोजिंग इन्वेंटरी 15 अप्रैल और कौन सी ईयर दे रखा है जी 15 अप्रैल, बस इतना दे रखा 15 अप्रैल 17 को जो था 5 लाख था, कोई बात नहीं जी, हमें तो क्लोजिंग इन्वेंटरी चाहिए 31 मार्च की, तो अपन ने बता दिया फॉर्मेट उसी तरीके से हम करेंगे। लिखा हुआ है जी, इन्होंने कहा कि सेल्स करिए इन्होंने 4,10,000 की, यानी कि कब से लेके कब तक, यानी कि इन्होंने करी 1 अप्रैल 17 से लेके और 15 अप्रैल 17 तक, यानी कि इधर से लेके इधर, क्योंकि 31 मार्च तक पॉसिबल नहीं हुआ है, 15 दिन हो गए, 15 दिन में इन्होंने सेल करी है, तो मुझे पता है कि सेल करने से मेरा स्टॉक घटा होगा, तो मैं सेल्स को क्या कर लूंगा जी ऐड कर लूंगा। बात समझ में आ रही है क्या, ऐड करूंगा सेल्स को, और वो भी कैसे एट कॉस्ट पे। तो सेल जरा देख लेते कितनी देर की 4,10,000 दे रखी, चलो जी परचेज दे रखी 50,340 इंक्लूडिंग कैश परचेज है, ऐसी सेल्स में कैश परचेज है, तो हमें कैश और क्रेडिट से मतलब नहीं है, मेरा परचेज से मतलब है और सेल से मतलब है टोटल, तो हमने कर ली सेल्स रिटर्न 10,000 का, ठीक है जी। और इसमें गुड्स आर सोल्ड बाय ट्रेडर प्रॉफिट 20% ऑन सेल पे इसने बेचा है, इन सेल करी है, इन्वेंटरी पर चाहिए 31 मार्च की जी, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी, अपन सेल्स करेंगे जी इसमें ऐड। और सेल्स कितने की थी वो जरा आप देख लो, 4,10,000 की थी, कितनी थी 4,10,000, तो हमें इसमें से कितना परसेंट लेस करना पड़ेगा, ध्यान से जरा समझना, 4,10,000 का 20%, बात समझ में आ रही है क्या, 4,10,000 का 20% हम इसमें से लेस कराएंगे, तो यानी कि हम 4,10,000 का 80% 88,000 होगा, लेस कराओ जी 4,10,000 में से 88,000, बात समझ में आ रही है क्या, 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 11 में से 8 गए तो अपने कितने बचेंगे जी 3 बचेंगे, और 3 की 3, तो यानी कि हमारे पास 10 में से 8 2 और यहाँ पे बचेंगे 0, यहाँ पे बचेंगे जी 0, तो 10 में से 8 गए तो 2, तो 3,22,000 हमारे पास बचेंगे, बिल्कुल सही है ना जी, 3030 10 में से 8 गए तो 2 और 11 में से सॉरी 0 या 10 में से 8 गए तो 3,22,000 हमारे पास बचेंगे, तो इसकी हमने कॉस्ट ले ली, ऐड कर लिया। उसके बाद जी हमें दे रखी है परचेज, तो अपन तो पता है कि लेस करेंगे इसमें से परचेज, क्योंकि परचेज करने से हमारा क्या होगा जी स्टॉक बड़ा होगा, तो परचेज कितने की दे रखी है 50,340 की, 50,340 की हमें परचेज दे रखी है, तो एज इट इज, क्योंकि परचेज हमेशा कॉस्ट पे होती है। और उसके बाद उन्होंने 10,000 की रिटर्न दे रखी है, तो अपन को पता है कि रिटर्न अपन रिटर्न करेंगे तो हमारा जो हमारे पास जब रिटर्न आएगी तो हमारा स्टॉक क्या होगा जी इंक्रीज होगा, तो हम लेस करेंगे इसमें से सेल्स रिटर्न, और वो भी एट कॉस्ट, तो सेल्स रिटर्न 10,000 की है, हमें पता है कि हमने 20% मार्जिन पर बेचा था, तो 20% निकालेंगे 10,000 का, बात समझ में आ रही है क्या, 20%, तो कितना हो गया जी 2,000, अपन अगर इसमें से लेते हैं 10,000 का 20% हो गया जी कितना 2,000, तो और लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 8,000 आ जाएगा, बात समझ में आ रही है, यानी कि सेल्स रिटर्न थी 10,000 पर 20% हो गया 2,000, लेस कराया तो 8,000 की कॉस्ट का रिटर्न आया है, और हम ये लोग हम क्या करने वाले हैं इसको जी लेस करने वाले हैं, और परचेज रिटर्न को अपन लोग क्या करेंगे, परचेज को क्या करेंगे जी लेस, और सेल्स को क्या करेंगे जी ऐड। अब जरा देख लेते हैं इसको ऐड लेस करने पे क्या आपका आंसर कितना आ रहा है, वो जरा अपन कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है ना गाइस, तो बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आने वाला है। ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 7,69,660, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 31 मार्च 17 की,
ठीक है जी। क्लोजिंग इन्वेंटरी अपन ने इसमें ऐड कर दिए सेल्स, लेस कर दिए परचेज और लेस कर दिए इसमें से सेल्स रिटर्न। अगर आप इसको करेंगे तो आ जाएगा, तो 5 लाख है और ये 3 लाख, 5 और 3 8 लाख हो गए। 8,22,000 हमारे पास हो गया, 8,22,000 हमारे पास हो गया। और अपन इसको करेंगे तो 58,340, 58,340 अगर अपन करते हैं तो चलो 0, 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 3 गए तो 6 और अपने पास 12, यहाँ पे बचेंगे 11, 11 में से 8 गए तो कितने बचेंगे जी, यहाँ पे बचेंगे सॉरी 11, और 11 में से हमारे पास अगर 8 गए तो बचेंगे हमारे पास 3, ठीक है ना 3, और यहाँ पे बचेंगे 11, 11 में से 5 गए तो हमारे पास कितना बचेगा जी 11, 6 और यहाँ पे 7,63,660 आएगा। बात समझ में आ रही है क्या गाइस, 660 आएगा, यानी 4,10,000 में से 20% यानी 88 नहीं होगा जी 82 होगा। यहाँ पे अपन से मिस्टेक हो गई है, 4,10,000 का 20% करेंगे तो कितना होगा, तो 82,000, तो 82 अपन लेस कराएंगे यहाँ से, तो 0 कितनी भी 0, 10 में से 2 गए तो अपने 8 बचेंगे। बात समझ में आ रही है, 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे और यहाँ पर बचेंगे हमारे कितने 0 और यहाँ पर बचेंगे तो 3,28,000 आएगा। यहाँ पे अपन से मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन, आप कैलकुलेटर से करेंगे तो हो जाएगा 3,28,000 आएगा। अब अपन इसको करेंगे तो 7,69,000 की आएगा। तो यहाँ पे अपने पास आ गया 8,28,000, कितना आ गया जी 8,20,000, तो 0, 10 में से 4 गए तो 6 और यहाँ पे बचेंगे 9 में से 3 गए तो 6, 8 में से 8 गए तो यानी कि हमारे पास यहाँ बचेगा 17, 17 में से 8 गए तो कितना बचेगा जी 9 और यहाँ पे बचेगा 11 में से 5 गए 6, 7,69,660। यहाँ पे कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गई थी, 4,10,000 का 20% होता है 82,000, लेस करेंगे 3,28,000। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना गाइस। अपन को इसी तरीके से करना है, आपकी मॉड्यूल में दे रखा है 4,10,000 में सीधे पहले परचेज रिटर्न लेस करा रखी है और उसके बाद कर रखा है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं और इसको करेंगे तो ये भी अच्छा है क्योंकि इसमें अपन को पूरा सीक्वेंस याद है कि परचेज का क्या करना है, परचेज रिटर्न का क्या करना है, सेल्स का क्या करना है, सेल्स रिटर्न का क्या करना है। तो अपन के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें अच्छे से तरीके से हो जाएगी, अपन को प्रॉपर तरीके से अपन को याद भी रहेगी। तो आई होप कि गाइस ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है गाइस। तो अब आप इसका जो चैप्टर इन्वेंटरीज का रिवीजन करें। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप इसका क्या करें, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें सर ये प्रॉब्लम आ रही है। कुछ स्टूडेंट ने हमारे ने कमेंट किए हैं, मैंने उनको रिप्लाई किया है, तो आप भी अगर आपको नहीं आया समझ में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें और आगे के इनकी क्वेश्चन को करें, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इन्वेंटरी का चैप्टर का अपनी तरफ से कंप्लीट हो गया है और एक बात याद रखना, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जितने भी हमने चैप्टर तक रहे, जो भी क्वेश्चन हमारे रह गए, चाहे वो हमारे पास इलस्ट्रेशन रह गए, चाहे वो हमारे क्वेश्चन रह गए, वो हम सब कवर कराएंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपको सिर्फ रिवीजन करना और आप आगे से आगे खुद भी मेहनत करें। अगर वो क्वेश्चन अगर आपसे हो रहे हैं तो आप कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं भी आपको एक बार उन्हें करा दूंगा, ठीक है भाई। तो ये था अपना इन्वेंटरीज का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है गाइस। तो अगर गाइस आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें वीडियो को। इससे क्या होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा तक हमारी वीडियो लोगों तक पहुंच पाएगी और वो इसका क्या करेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है गाइस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।